अब आज मोल सीखते हैं ना। मोल मोल देखिए क्या है। मोल हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लास 9 केमिस्ट्री में, उसके बाद से पढ़ते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में, फिर फिजिकल केमिस्ट्री में खूब सारा मोल का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बावजूद भी जब बच्चों से क्लास 12th में पूछा जाता है कि मोल क्या है, तो पता चलता है कि मोल तो गोल है। तो आप सिखाता हूँ मोल क्या है। बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, मोल में कुछ भी खास चीज़ नहीं है। जब भी कोई पूछे व्हाट इज मोल, तो क्या बोलेंगे? मोल इज एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है ये मोल? ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है ये। किसका एसआई यूनिट है? एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है मोल। ठीक है। अब देखो इसको डिफाइन कैसे किया गया। इसको डिफाइन ऐसे किया गया है कि जिस तरह से हमको पता है कि एक पेयर होता है, पेयर एक जोड़ा। एक पेयर में कितने आइटम्स होते हैं? एक पेयर में दो आइटम्स है। जैसे बोला जाए पेयर ऑफ रिंग्स, दो रिंग्स, अ पेयर ऑफ वॉचेस, दो वॉचेस, अ पेयर ऑफ पेन्स, दो पेन्स। तो पेयर का मतलब है दो आइटम्स, टू आइटम्स। इसी तरह से एक डजन होता है, वन डजन। अगर कहीं पर वन डजन लिखा हुआ है, वन डजन देखते ही हम जान जाते हैं एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? 12 पीसेज होते हैं। ठीक है, 12 पीस, 12 आइटम्स। जैसे आप एक पेयर, एक डजन बनाना बोल दिया जाए, एक दर्जन केला, उसमें 12 केले होंगे। एक दर्जन संतरे बोल दिए गए तो उसमें 12 संतरे होंगे। तो एक दर्जन का मतलब 12 है। ठीक है। तो एक पेयर में जिस तरह से दो आइटम होता है, एक दर्जन में 12 आइटम होते हैं। इसी तरह से मोल को बोला गया कि एक मोल में कितने आइटम्स होंगे? तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 ये एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। इसको बनाया गया है छोटे छोटे पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए, इसीलिए मैं पार्टिकल्स बोल दे रहा हूं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे कितने में? एक मोल के अंदर। आई बात समझ में? इस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23 ये जो नंबर है, इसको एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। इसको कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। बहुत ज़्यादा मैं इसके हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ। हम यहाँ पर फिजिक्स के अंदर एक एसआई यूनिट के हैसियत से इसको पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाव नहीं देना है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 जो नंबर है, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार अगर मुझे ये पूरा नंबर बोलना है, तो इस पूरे नंबर को बोलने के बजाय मैं क्या बोलूंगा? Na बोलूंगा। जैसे अगर मुझे बोलना है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, उसको मैं Na एटम्स बोला करूंगा। आप समझिएगा कि Na का मतलब मैं ये नंबर बोल रहा हूँ। अगर मुझे बोलना होगा 12.044 इंटू 10⁻23, मतलब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं बोलूंगा 2Na एटम्स। ठीक है। तो इसको Na बोला जाएगा बार बार। तो मोल तो हमें बताता है ये नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ये नंबर बताता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं, तो हमको पता चलता है कि मोल के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही फिक्स नहीं है, बल्कि एक गिवन सब्सटेंस का एक मोल में कितना मास होगा वो भी एक फिक्स अमाउंट होता है। और इसी तरह से एक मोल के अंदर एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना वॉल्यूम होगा किसी सब्सटेंस का, वो वॉल्यूम भी फिक्स है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ये चीज हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे। हमको पता है कि अगर कोई एटम हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटम का एक सिंबल होता है। मान लो मैं बोलूं एक एटम है कोई एक्स। इस एटम के नीचे एक नंबर लिखा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर जेड। और इसके ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, इसको मैं ए से दिखा रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। तो ये जो एटॉमिक मास ए है, ये ए क्या बताता है? ये बताता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स। अगर एक्स के एक एटम का मास आपको पता करना हो, तो ये होगा ए एएमयू के बराबर। एक्स के एक एटम का मास कितना है? ए एएमयू के बराबर है। अब मुझे अगर वन मोल का मास फाइंड करना हो, तो वन मोल में कितने एटम्स हैं? एन एटम्स। तो मास ऑफ एन एटम्स ऑफ एक्स, एन इंटू ए। एक एटम का मास ए एएमयू है, तो दो एटम का मास कितना होता? 2 एएमयू। तीन एटम का मास 3 एएमयू। चार एटम का मास 4 एएमयू। इसी तरह से एन एटम्स का मास कितना हो गया? एन इंटू ए एएमयू। इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें, मान लो इसको मैं ग्राम में बदलना चाहता हूं, तो ग्राम में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो Na है, Na का मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। Na का वैल्यू अभी हमने देखा था कितना आ रहा था? 6.022 इंटू 10⁻23। मैं ए को यहां पर रखा हूं, Na की जगह पर रखा 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो एएमयू है, इस एएमयू को मैं ग्राम में बदल दे रहा हूं। तो एक एएमयू में कितना ग्राम होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एक एएमयू में आ रहा था 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम।
अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये जो पूरा नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻24 ये आ जाता है 1 के बराबर, यानी कि आया a इंटू 1 ग्राम। क्या पता चला इससे कि एक एटम का मास तो a AMU के बराबर है, जहां पर a इसका एटॉमिक मास है, और एक मोल का मास n एटम्स का मास, n एटम्स का मतलब कितने, एक मोल, 1 मोल, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ x, एक मोल का मास कितना हो रहा है, a ग्राम के बराबर। मास ऑफ 1 मोल ऑफ x कितना आया, a ग्राम के बराबर आया, a ग्राम। देखो कितना अच्छा इंफॉर्मेशन निकल करके आया कि अगर कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर a है, तो उसके एक एटम का मास तो a AMU है, और इसी के एक मोल का मास कितना है, a ग्राम है। इसको ग्राम मोलर मास भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। तो बोला जाए कि मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास बताओ कितना होगा, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास होगा 1 AMU के बराबर, क्योंकि इसका a 1 है, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ H एटम, एक मोल अगर हाइड्रोजन एटम रहे तो उसका मास कितना होगा, 1 ग्राम के बराबर। मान लो मेरे पास हीलियम है, हीलियम को लिखते हैं हम लोग 2He4, 2He4। तो अगर मुझे पता करना हो कि हीलियम के एक एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ He, हीलियम के एक एटम का मास कितना होगा, तो ये आएगा 4 AMU, 4 AMU के बराबर एक एटम का। और अगर एक मोल हीलियम का मास पूछा जाए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, तो ये कितना आ जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ He एटम कितना आ जाएगा, ये 4 ग्राम आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? एक एटम का मास अगर निकालना है तो AMU में मास नंबर के बराबर, और एक मोल का मास निकालना है तो वही क्या हो जाएगा, ग्राम में, उसी को हम लोग बोल देते हैं ग्राम मोलर मास। अगर मान लो एटम के जगह पर हमारे पास मॉलिक्यूल होता, जैसे हमको दे दिया गया होता है वाटर का मॉलिक्यूल H2O, अगर ये दे दिया गया होता है H2O, तो H2O का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कैसे निकल के आता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन का 1 + 1 2 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 18। अब हमसे पूछा जाता है कि मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, H2O के एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो H2O के एक मॉलिक्यूल का मास आता है 18 ग्राम, और अगर H2O के एक मोल का मास पूछा जाता 1 मोल H2O, तो 1 मोल H2O का मास आ जाता, सॉरी यहां पर क्या होता है 18 AMU, मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल कितना हो जाता है 18 AMU, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O आ जाता है 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम आ जाता है। तो इस तरह से 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल का मास भी एक फिक्स अमाउंट हो जाता है। 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, ये तो एक फिक्स अमाउंट था ही, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल का जो मास होगा वो भी फिक्स अमाउंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम मोलर मास। ग्राम मोलर मास क्या होता है कि अगर कोई एटम है तो एटम का जितना एटॉमिक मास होगा उतना ही आप ग्राम में लिख दीजिए, वो 1 मोल का मास हो जाएगा। और एटम का जो मॉलिक्यूल अगर कोई है तो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसी मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में बोल दीजिए, तो भाई उसका ग्राम मोलर मास यानी कि 1 मोल का मास आ जाएगा। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम भी एक फिक्स अमाउंट है। ठीक है, वॉल्यूम भी एक फिक्स अमाउंट है। देखो कैसे, हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, PV = nRT। n यहां पर मोल, कितने मोल गैस है हमारे पास, वो n होता है, ये R होता है गैस कांस्टेंट, और T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो 11th वाले बच्चे हैं हो सकता है अभी इस इक्वेशन को ना पढ़े हो, तो वो बस सुन लें कि एक गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन एक होता है, वो होता है PV = nRT, जहां पर P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, n है मोल, R है गैस कांस्टेंट, और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि केल्विन का टेम्परेचर। अब यहां से मुझे अगर 1 मोल का वॉल्यूम निकालना है तो मैं n की जगह पर 1 रख दूंगा, R के जगह पर गैस कांस्टेंट रख दूंगा 8.31 होता है SI यूनिट में, और टेम्परेचर हम रख दें T = 273.15। ठीक है, और अगर हमने प्रेशर रख दिया 1 ATM, प्रेशर रख दिया 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना केल्विन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं पास्कल में बदलूं तो 101,325 पास्कल। ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है इसको हम लोग बोलते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये 0 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में बदला है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
तो एसटीपी पर अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो एक मोल का, एन के जगह पर इस फॉर्मूले में 1 रखो, आर के जगह पर ये वैल्यू रखिए, टेम्परेचर की जगह पर ये वैल्यू रखिए और प्रेशर की जगह पर ये वैल्यू रखिए। तो सॉल्व करने के बाद से वैल्यू रख के अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है 22.4 लीटर। अगर ये सारे वैल्यूज रखोगे तो मीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम ये 0.0224 मीटर क्यूब अराउंड, और इसको लीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4 लीटर ये वॉल्यूम आ गया। इसको हम लोग मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। तो एक मोल का मास फिक्स था और एक मोल का वॉल्यूम भी फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स करने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर पर इतना वॉल्यूम आएगा। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया या प्रेशर चेंज कर दिया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं एनटीपी पर जब लेते हैं तो टेम्परेचर को अगर 20 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, उसको केल्विन में बदलते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये अलग वैल्यू आ जाएगा, अराउंड 24 लीटर आ जाता है। कई लोग इस प्रेशर को 1 ATM लेने के बजाय 1 बार लेते हैं, 1 बार का मतलब 10⁵ पास्कल, तब यहाँ पे 22.7 लीटर आ जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन और 1 ATM प्रेशर पर एक मोल गैस है, अगर आपके पास कोई सा भी आइडियल गैस है, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे क्लोरीन गैस हो, कोई भी आइडियल गैस हो, तो उसके एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर हुआ। अगर इसको मैं समराइज करूं तो 1 मोल क्या चीज है? 1 मोल हमको 3 चीजें बताता है। कितनी चीजें बताता है? 3। एक बताता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम पता कर सकें। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स इसके अंदर कितने होते हैं? Na का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल के अंदर। एक मोल का मास कितना होता है? एक मोल का मास होता है मोलर मास के बराबर। मोलर मास या ग्राम मोलर मास भी इसको कहते हैं, क्योंकि ग्राम में हम मेजर कर रहे थे। तो मोलर मास के बराबर या ग्राम मोलर मास के बराबर, मैं बता चुका हूं ये क्या होता है। इसी तरह से एक मोल का अगर हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM प्रेशर, अगर ये हम निकालते हैं वॉल्यूम तो 22.4 लीटर आ जाता है। ठीक है, जब भी मोल आपके सामने आए, मोल को देखते ही 3 चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि 1 मोल अगर मुझे पता है तो मोल के बारे में मुझे 3 चीजें पता है। एक मोल में कितने पार्टिकल हैं वो भी पता है, एक मोल का मास कितना होता है वो भी मालूम है हमको, और एक मोल का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है वो भी मालूम है। तो मोल को देखते ही 3 इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। आई बात समझ में? अब देखो, मान लो अगर मुझसे बोला जाए कि एक मोल हाइड्रोजन एटम, अगर एक मोल हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स। Na का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम के एटम्स अगर है हमारे पास तो कितने एटम्स हैं? N एटम्स है। इसी तरह से हमसे बोला जाए कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या हुआ? H2। तो 1 मोल H2 के अंदर कितने H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे? NaH2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। इन दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है, देखो ध्यान से। जब मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं तो एक हाइड्रोजन, मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूं, जहां पर एक एक हाइड्रोजन अलग अलग रखे हुए हैं। तो अगर एक मोल हमारे पास हाइड्रोजन एटम है जहां पर हर H एटम अलग अलग रखा हुआ है, तो वहां पर कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स होंगे। लेकिन अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस के बारे में बात कर रहा हूं तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन गैस के, वो सारे के सारे H2 के फॉर्म में है, जिसके अंदर 2-2 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से 2-2 हाइड्रोजन के कितने ग्रुप हैं हमारे पास? 1 मोल अगर हाइड्रोजन गैस है तो NaH2 मॉलिक्यूल्स होंगे। जिस तरह से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 12 पहिए हैं, 12 व्हील्स हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूं 1 डजन। 1 डजन व्हील्स अगर मैं बोलूं, 1 डजन व्हील्स का मतलब कितने व्हील्स हो गए हमारे पास? 12 व्हील्स। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 डजन साइकिल, तो मैं बोलता हूं 1 दर्जन साइकिल का मतलब 12 साइकिल। अब कोई मुझसे पूछे कि बताइए कि 1 दर्जन साइकिल के अंदर कितने पहिए? 1 दर्जन साइकिल के अंदर कितने पहिए? किसी ने हमसे पूछ लिया कि भाई साहब 1 दर्जन साइकिल में कितने पहिए? तो मैं बोलूंगा कि हर साइकिल में 2 पहिए होते हैं। 1 दर्जन साइकिल का मतलब 12 साइकिल, और 12 साइकिल का मतलब कितने पहिए हो गए? 24 पहिए हो गए। तो अगर मैं 1 दर्जन साइकिल बोलता हूं तो इसका मतलब 12 साइकिल। अगर मैं 1 दर्जन साइकिल बोलता हूं तो एक साइकिल में अगर 2 पहिए हैं तो कितने हो गए इसमें? 12 इंटू 2 24 व्हील्स हो गए इसके अंदर। अगर मान लो
ये साइकिल नहीं होता हमारे पास, साइकिल नहीं होता। अगर ये ऑटो रिक्शा होता और एक ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते, हम बोलते हैं कि 1 दर्जन ऑटो रिक्शा में कितने ऑटो रिक्शा, तो 12 ऑटो रिक्शा। और 1 दर्जन ऑटो रिक्शा में कितने पहिए, तो 12 इंटू 3 36 व्हील्स हो जाते हैं उसके अंदर। अगर ये हमारा ऑटो रिक्शा की जगह पर कोई कार होता तो एक कार में 4 पहिए। मुझसे बोला था कि 1 दर्जन कार, 1 दर्जन कार का मतलब 12 कार, और बोला था कि 1 दर्जन कार में कितने पहिए हैं बताइए, तो 1 दर्जन कार में कितना बोलता है, 12 इंटू 4 यानी कि 48 व्हील्स होते। अब यहां पर देखो, अगर मुझसे बोला जा रहा है 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो Na एटम्स हो गए उसके अंदर हाइड्रोजन के, और 1 मोल हाइड्रोजन गैस मतलब 1 मोल H2, उसके अंदर NaH2 के मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर इसी 1 मोल H2 गैस के अंदर, 1 मोल H2 गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है, इसके अंदर हमसे पूछा जाता कि कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 2Na हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये। और देखिए, मान लो हमसे बोला जाए कि 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स, अगर हमारे पास 1 मोल वाटर है, 1 मोल H2O है, तो उसके अंदर कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1 मोल H2O के अंदर, 1 मोल H2O के अंदर NaH2O मॉलिक्यूल्स हो गए, NaH2O मॉलिक्यूल्स हो गए 1 मोल H2O के अंदर। अगर हमसे पूछा जाता है कि बताओ 1 मोल H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल H2O, 1 मोल H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा 2Na हाइड्रोजन एटम्स। कैसे, एक मॉलिक्यूल H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है। जिस तरह से एक साइकिल के अंदर 2 पहिए हैं, तो 1 दर्जन साइकिल के अंदर 12 इंटू 2 24 पहिए। उसी तरह से 1 मोल H2O में NaH2O, अब एक H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 मोल H2O के अंदर कितने हो जाएंगे, 2Na हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। अगर पूछा जाता कि बताओ 1 मोल H2O के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल H2O में जितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स भी होंगे, क्योंकि हर H2O के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है, 1, तो 2, अगर H2O का मॉलिक्यूल होता है तो 2 ऑक्सीजन एटम, 10 मॉलिक्यूल H2O 10 ऑक्सीजन एटम, 50 मॉलिक्यूल H2O 50 ऑक्सीजन एटम। इसी तरह से अगर 1 मोल यानी कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैं, तो कितने ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स H2O के अंदर Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये नंबर का खेल हुआ। इसके बाद से अगर मास के बारे में बात किया जाए कि हमसे पूछा जाए बताओ 4 ग्राम, अभी मैं एग्जांपल ये ले चुका हूं, 4 ग्राम हीलियम है, 4 ग्राम हीलियम एटम, तो इसके अंदर कितने मोल होंगे, तो 4 ग्राम हीलियम एटम के अंदर 1 मोल होंगे। कैसे, अभी हमने सीखा था कि जो एटॉमिक मास होता है, 1 मोल का मास उस एटॉमिक मास के ही बराबर होता है ग्राम में। तो हीलियम जो होता है, हीलियम क्या है, 2He4, इसका एटॉमिक मास है 4, तो 1 मोल हीलियम का जो मास होगा वो 4 ग्राम के बराबर होगा। उल्टा बोले 4 ग्राम हीलियम एटम में 1 मोल होगा। अगर हमसे पूछा जाता कि बताइए 8 ग्राम हीलियम एटम है, कितना हीलियम एटम है, 8 ग्राम, 8 ग्राम हीलियम एटम में कितने मोल होंगे, तो 4 ग्राम में तो 1 मोल होता है, 8 ग्राम में कितने होंगे, 2 मोल होंगे। आ रहा है समझ में। इसी तरह से हमसे बोला जाता है कि बताइए 40 ग्राम अगर हीलियम एटम है, तो 40 ग्राम हीलियम एटम में कितने मोल्स होंगे, अगर 40 ग्राम हीलियम एटम हमारे पास तो कितने मोल्स होंगे, तो 40 ग्राम में कितने हो जाते हैं, 10 मोल हो जाते हैं। कि 4 ग्राम में तो 1 मोल होता है, तो 40 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 10। इसको निकालने का एक आसान तरीका यूनिटरी मेथड से ही आ जाता है कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, अगर मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैं कर सकता हूं गिवन मास, मास जो ग्राम में दिया होगा डिवाइडेड बाई ग्राम मोलर मास, मास लिख लीजिए ग्राम में डिवाइडेड बाई ग्राम मोलर मास लिख लीजिए, तो ये जो रेशियो निकल करके आएगा यही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे यहां पर देखो 4 ग्राम हीलियम में कितने मोल हुए, तो हमको मास, गिवन मास कितना है, अगर 4 ग्राम ले रहे हैं हम लोग तो मास कितना है 4, और डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास कितना है, ये भी 4, ग्राम में ही लेना है दोनों को, ये भी ग्राम में और ये ग्राम मोलर मास, तो 4/4 कितना आ गया 1, तो 1 मोल हो गया। अगर हमसे बोला जाता है कि 8 ग्राम हीलियम है, तो गिवन मास हो गया 8 ग्राम, ग्राम मोलर मास ऑफ हीलियम कितना हो गया 4 ग्राम, तो ये कैंसिल हो गया, कितने मोल्स आ गए 2। अगर हमसे बोला जाता 40 ग्राम हीलियम एटम, तो गिवन मास हो गया 40 ग्राम, ग्राम मोलर मास कितना हो गया 4 ग्राम,
तो ये कैंसिल हो गया, कितना 10 मोल्स हमारा आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाते। नंबर ऑफ मोल्स निकालना ये पूरी तरह से यूनिटरी मेथड है, क्लास 6-7 का मैथमेटिक्स है। अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो भी हम निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला याद रखें ताकि हमारा समय बचता रहे, गलतियां भी ना हो। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है। अब अगर कभी किसी सवाल में हमको मास दे दिया जाए और एटम्स पूछ दिया जाए, तब कैसे करेंगे? सपोज हमसे बोला जाए कि फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 90 ग्राम H2O। 90 ग्राम H2O दे दिया और इसके अंदर पूछ रहा है कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, हाइड्रोजन एटम्स का नंबर बताइए। कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको? सबसे पहले ये जो ग्राम दिया हुआ है कि इतने ग्राम H2 है हमारे पास, इसमें मोल्स निकालिए कितने मोल्स होंगे। और मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास। ठीक, मास इन ग्राम दिया हुआ है 90 और ग्राम मोलर मास क्या होगा ये आपको पता करना पड़ेगा। ये अभी अभी हमने निकाला था H2O का ग्राम मोलर मास कितना हो रहा था। H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1+1 और 1 ऑक्सीजन है 16, तो 16 और 2 कितना आ गया था? 18 आ गया था। ठीक है, तो मास इन ग्राम हमारा कितना हो गया? ग्राम में मास हो गया 90 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम मोलर मास कितना हो गया? 18। तो 18 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो 5 मोल आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमको 90 ग्राम H2O दिया गया है, 90 ग्राम H2O में 5 मोल H2O है। ठीक है, 5 मोल H2O। और 5 मोल H2O का मतलब 1 मोल H2O में कितने H2O के मॉलिक्यूल होंगे? Na। तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे? 5 Na। तो 5 मोल H2O का मतलब 5 NaH2O मॉलिक्यूल्स, 5 NaH2O मॉलिक्यूल्स। और एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है। हमको पता करना है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स हमारे 90 ग्राम H2O में है। तो एक H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स, तो 5 NaH2O के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे? तो इसके अंदर 2 इंटू 5 NaH2O, 2 इंटू 5 NaH2O सॉरी हाइड्रोजन, 5 इंटू 2 Na हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? 2 इंटू 5 Na हाइड्रोजन एटम्स। इतने हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे कितने? 90 ग्राम 90 ग्राम H2O के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया कि किस तरह से अगर मास दिया हुआ है तो मास से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग वॉल्यूम के ऊपर भी काम कर सकते हैं। मान लो हमसे बोला जाए कि हमारे पास अमोनिया गैस है NH3। ठीक है, NH3 गैस है और इस अमोनिया गैस का वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। और कितना अमोनिया ले लिया जाए बताओ? 14 ये होता है, 14 3 17। ठीक है, तो 17 दूनी 34। चलो मैं 34 ले लेता हूं कि अगर 34 ग्राम अमोनिया गैस है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा STP पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर पर इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक, पूरा क्वेश्चन बना दिया जाएगा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 34 ग्राम अमोनिया गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM प्रेशर। ये चीज अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो 34 ग्राम NH3 है इसको यूज करके आप पता करो कि इसमें कितने मोल गैस है, कितना मोल अमोनिया हो रहा है। ठीक, तो मोल निकालने के लिए सबसे पहले इसका मोलर मास। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है तो मिला के कितना हो गया 17। क्वेश्चन बनाते समय मैंने इसका इस्तेमाल किया था। तो अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास है इसका 34 और मोलर मास कितना है 17, तो इससे पता चल गया कि 2 मोल होंगे। अब हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP, 1 मोल के ऊपर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। हमारे पास कितना मोल है? हमारे पास है 2 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ 2 मोल, 2 मोल का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22.4, 2 इंटू 22.4 का मतलब कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर। ठीक है, इसी को उल्टा ही पूछा जा सकता था कि अगर हमारे पास 44.8 लीटर अमोनिया गैस है STP पर तो उसके अंदर कितने अमोनिया के मोल्स होंगे, कितना ग्राम अमोनिया होगा, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा, ये सब भी पूछा जा सकता है।
तो बहुत आसान है मोल। मोल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है मोल के अंदर। बहुत आसान चीज है। मोल एसआई यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। ये एक साथ तीन चीजें बताता है। इसको डिफाइन तो किया गया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, जिस तरह से एक दर्जन में 12, एक पेयर में 2, उसी तरह से एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया तो एक मोल का मास भी पता चल गया और एक मोल का वॉल्यूम भी पता चल गया। तो अब इनको भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अब अगर हमें मोल पता है तो पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, पार्टिकल्स पता हो तो मोल निकाल सकते हैं। अगर मोल पता है तो मास निकाल सकते हैं, मास पता हो तो मोल निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर मास पता है तो पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, मास से पहले मोल निकालो, मोल से पार्टिकल निकालो। अगर मास पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, मास से पहले मोल निकालोगे, फिर मोल से वॉल्यूम। और ऐसे ही अगर वॉल्यूम पता है तो वॉल्यूम से हम मोल, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यही मोल है, बहुत आसान है। ऐसा कुछ इसमें गोल गोल नहीं है कि आप लोग घूमते रहते हैं। आसान है मोल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अब इसके बाद से हम लोग एसआई यूनिट्स वगैरह खत्म हो गया, अब डायमेंशन हम स्टार्ट करेंगे।